चलिए हम क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। लूप एंटीना हम लोग देख रहे थे। क्रिटिकल एंटीना टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। लूप एंटीना भी एक इम्पॉर्टेंट एंटीना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और रोम्बिक एंटीना भी इम्पॉर्टेंट है। तो लूप एंटीना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज ए लूप एंटीना एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए डायरेक्शन फाइंडर, है ना। डायरेक्शन फाइंडर की तरह उसको कैसे यूज कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था। और लूप जो है ईएमएफ जो है कितना जनरेट करेगा जब रिसीविंग करते रहेंगे, उस केस में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था। तो ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो ये बहुत दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाउ लूप कैन बी यूज एज ए डायरेक्शन फाइंडर, और आपका जो है कि फाइंड द डेरिवेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ फॉर लूप एंटीना रिसीविंग केस। ठीक है, एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए हम लोग वर्टिकल लूप लेते हैं, रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर लूप है वर्टिकल, उसको वर्टिकल एक्सिस से अबाउट रोटेट करते हैं। ठीक है, तो दो पोजीशन में मैक्सिमम मिलता है जब थीटा 0 डिग्री हो और 90 डिग्री 180 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, है ना। तो वहाँ पे उस पोजीशन पे मैक्सिमम मिलता है हमको। मतलब थीटा और 180 डिग्री कहने का मतलब है कि फ्रेम के अलोंग है, उस प्लेन के अलोंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो सेंस नहीं बता पाता 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे दो इक्वल बताता है, क्योंकि वर्टिकल आर्म जो रहता है उसमें अनइक्वल ईएमएफ जनरेट होता है और नेट ईएमएफ होता है E1 माइनस E2 करके। तो E1 और E2 जो है सेम फेज में नहीं रहते इस दो पर्टिकुलर एंगल पे, 0 डिग्री 180 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वो जो है सेम फेज में होते हैं, तो अपोजिट E1 माइनस E2 तो कैंसिल हो जाते हैं। मतलब इक्वल जो है ईएमएफ जनरेट होता है दोनों आर्म में। हॉरिजॉन्टल आर्म का कोई रोल नहीं होता इसमें, क्योंकि वर्टिकली पोलराइज्ड हम अज्यूम करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल आर्म में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, बट रात को हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उस केस में हॉरिजॉन्टल आर्म में भी प्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग बोलते हैं नाइट एरर। तो उस केस में यहाँ पे E3 बोल सकते हो, CD आर्म में यहाँ पे E3 जनरेट होगा और इसमें E4 जनरेट होगा, ऐसा करके E3 और इसमें जो है E4, ऐसा इस तरह से। तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो जब आप रोटेट करेंगे वर्टिकली उसको, तो हमें सभी पोजीशन में ये मैप मिलेगा, एकदम नल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कम और ज़्यादा में कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं होगा, तो हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे, मतलब डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन से आ रही है। तो उसी को हम लोग नाइट एरर बोलते हैं रात को। और रात को क्या है, आयनोस्फीयर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकरा के वापस आती है उसमें ओरिजेंटल कंपोनेंट आ जाता है ना। क्योंकि रात का प्रॉपर्टी अलग होता है, हम लोग जब आयनोस्फीयर पढ़ेंगे उस समय बताएंगे आपको ड्यूरिंग डे और नाइट कैसे प्रॉपर्टीज है लेयर का वो चेंज होता है आयनोस्फीयर का। वो आयनोस्फीरिक प्रोपोगेशन है अपना, है ना। आयनोस्फीरिक प्रोपोगेशन अपना यूनिट नंबर जो 2 में है, वेव प्रोपोगेशन में अपने को देखना है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लूप है, उसको रोटेट करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह से इधर आप इनफाइनाइट ऐसा आता है। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 180 पे मैक्सिमम रहेगा, और थीटा 90 पे, है ना। या तो लूप को घुमा रहा है तब, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे 90 डिग्री इंसिडेंट हो रहा है इसमें, ये इधर चलेगा, इधर से ऐसे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा। तो दोनों केस में जो है आपका ईएमएफ जो रहेगा वो 0 आएगा। वैसे ही थीटा जो है 270 डिग्री है तब भी, तो दो पोजीशन में 0 मिलता है और दो पोजीशन में मैक्सिमम मिलता है। बाकी में फिर जो पाथ डिफरेंस है वो इन बिटवीन रहता है, ऐसा पाथ डिफरेंस मैक्सिमम रहता है यहाँ पे, है ना। थीटा 0 और 180 है तो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होता है, बाकी के लिए इन बिटवीन रहेगा, ऐसा इनके बीच का रहेगा। जैसे 1 लेते हैं तो आपका 0 और 1 के बीच में दूसरे एंगल में आपको मिलेगा ऐसा। तो ये रहता है आपका पैटर्न, हॉरिजॉन्टल पैटर्न लूप का बोल सकते हो, जो फिगर ऑफ इनफाइनाइट रहता है। ठीक है,
इसी का ईएमएफ अपन ने निकाला था, है ना, कि ये 2 वर्टिकल आर्म यहाँ से ये शो किया गया था ऐसे, इस तरह से ऐसा, इसका सेंटर था, ये d/2 हो रहा था, ये भी d/2 हो रहा था। तो ये जो इसमें जो टकराएगा और इस वाले आर्म में जो टकराएगा, और दोनों का पाथ डिफरेंस अपने को निकालना था। तो रेफरेंस हम सेंटर ले रहे थे, रेफरेंस हम सेंटर ऑफ लूप ले रहे थे, है ना, रेफरेंस ले रहे थे। तो उसके रेफरेंस में इधर जो टकराएगा इस वाले आर्म में, वर्टिकल आर्म में, वो लीड करेगा और इसमें लैग करेगा अल्फा से। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा था इस फॉर्म में कि E1 जो है इतना होगा और E2 इतना होगा, दोनों का डिफरेंस है, वो नेट ईएमएफ जनरेट होगा लूप में। तो ये हमने पूरा और उसको सॉल्व किया था, जनरलाइज किया, तो VRMS करके ये फाइनल आंसर आया। तो इसको याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। VRMS 2 पाई RMS AN cos थीटा, और एक न्यूमेरिकल भी बनाया था अपन, है ना। तो देखेंगे कि बहुत स्मॉल वोल्टेज जनरेट होता है इसमें, देखिएगा 1 मिली वोल्ट भी नहीं है, 1 मिली वोल्ट भी नहीं है। तो काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है बोल सकते हो। और आस पास अगर कंडक्टर रखा हो, रॉड वगैरह वायर रखा है, तो वो भी एक नाइस वोल्टेज जनरेट करेगा वो। तो इसलिए अवॉइड करते हैं आसपास कोई मेटल और ये सब की चीज़ें बनी हुई ना हो लूप जब आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेंस कैसे करेंगे, है ना। आपको बताया गया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दो पे मैक्सिमम मिलेगा। भले ही वो 0 डिग्री साइड से आ रहा हो, लेकिन आपको जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरह से रहता है, बताया मैंने अभी, ऐसा रहता है पैटर्न, पैटर्न ऐसा रहता है फिगर ऑफ इनफाइनाइट का। मतलब ये इधर से आ रही है बोला जा सकता है, इधर के फिर लूप को रोटेट करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम मिला और यहाँ मैक्सिमम मिला, तो या इधर से आ रही करके। तो ये सेंस नहीं बता पाया, है ना, ये सेंस नहीं बता पाया। दो एंगल बता रहा है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, लेकिन आ तो सिर्फ एक डायरेक्शन से ही रहा होगा, है ना। जैसे इधर से आ रही है सपोज, ये करेक्ट इधर से, या इधर से मान लीजिए इधर से आ रही, इधर से नहीं आ रही, लेकिन अब जब घुमाएंगे तो दोनों यहाँ पर थीटा 0 डिग्री पे और 180 दोनों पे मैक्सिमम मिलेगा, है ना, दोनों पे मैक्सिमम मिलेगा। तो क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्मॉल वर्टिकल एंटीना लेते हैं वायर का बना हुआ, ठीक है। तो सपोज है जो लूप जो जनरेट करता है उसका निकाले हम लोगों ने, है ना, ईएमएफ। तो ये समथिंग कुछ आएगा Vm प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा था, है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है सेंटर पे, ओ पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट पे, जो Em अपन ने निकाला था ऐसा, इस तरह से Em अपन ने शायद अप्लाई किया था साइन ओमेगा टी। तो ये कास ओमेगा टी फॉर्म में आ रहा था, है ना, कास थीटा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा लीड करते हुए मिलता है अपने को, लीड करते, ये लूप का ही है ना, लूप के कारण जो मिला ये लूप। तो वायर एक लेते हैं और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वायर का, वो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में करें तो ऐसा एक सर्कल हो जाएगा, सर्कल। मतलब उसमें सारे पोजीशन में थीटा 0 से लेके 180 डिग्री तक, क्योंकि अगर वायर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे तो ऐसा पूरा एक कम 0 से लेके पूरा 360 डिग्री ऐसा घुमाएंगे उसको, है ना। तो यूनिफॉर्म मिलता है अपने को, यूनिफॉर्म मिलता है। ऊपर टूवर्ड्स एक्सिस नहीं मिलेगा उसका, लेकिन अगर उसके एक्सिस के ऐसा उससे परपेंडिकुलर में हो, है ना, ऐसा, इस तरह से हमको पूरा मिलता है, सर्कुलर सिमेट्री होता है। और याद करो वायर का डोनट शेप जिस टाइप का रहता है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बनता है, सर्कल ऐसा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा सर्कल रहता है। तो एक वायर लेते हैं, उसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो सर्कल होता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका ईएमएफ को हम लोग समहाउ एम्पलीफायर वगैरह करके, एक का अगर देखिएगा ये जो है लूप का ईएमएफ है ना, इसमें 90 डिग्री नहीं रहता है। तो ये जो है ये वायर का रहेगा, वायर का ईएमएफ को इतना बनाते हैं हम लोग वायर का,
एक वायर और लेते हैं, है ना, मतलब दो ईएमएफ हम ऐड करते हैं, एक तो लूप का और दूसरा वायर का ईएमएफ। तो वायर का ईएमएफ ये बनाया हमने वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब इसमें कोई थीटा डिपेंडेंसी नहीं है, एंगल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। और लेकिन लूप का जो है वी एम कास थीटा साइन ओमेगा टी प्लस 90 मिलता है। तो इसको क्या करते हैं, जो ईएमएफ लूप का मिला है उसको 90 डिग्री फेज शिफ्टर इसमें हम लोग मूव करते हैं, उसको एक फेज शिफ्टिंग नेटवर्क से पास करते हैं उसको। आउटपुट वोल्टेज जो लूप से मिला है प्लस 90 कर लीजिए या माइनस 90 कर लीजिए, तो हम सपोज प्लस ले लेते हैं, है ना। तो ये आपका आ जाएगा वी एम कास थीटा साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 90, तो ये आ जाएगा आपका कास ओमेगा टी प्लस 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा। तो आप जब इसको ऐड करेंगे दोनों को, अब रोटेट करिए इसको, है ना, रोटेट करिए, तो देखिएगा अगर ये साइन 180 हो गया तो ये क्या रहेगा, माइनस आ जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस 180 इज माइनस साइन ओमेगा टी होता है ना, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। तो ये आपके पास इस तरह से आएगा माइनस वी एम, अगर मैं प्लस साइन लेके चलता हूं तो, है ना, माइनस वी एम कॉस थीटा और ये साइन ओमेगा टी ऐसा करके आएगा एक्सप्रेशन, प्लस ये आपका रहेगा वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सपोज है मेरा ये कास थीटा जो है, नाउ थीटा जो है मेरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है 180 डिग्री पे, है ना, 180 डिग्री से। तो यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे तो कॉस 180 ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो नेट रहेगा वो 2 टाइम्स करके आएगा, 2 टाइम्स वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसा ओमेगा टी। और अगर थीटा मेरा 0 हुआ, अगर थीटा जो है 0 ले लेता हूं ऐसा, तो थीटा 0 करूंगा तो माइनस वी एम साइन ओमेगा टी और वी एम साइन ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें जो नेट ईएमएफ आएगा दोनों का, जो रिजल्टेंट था लूप प्लस वायर, है ना, लूप और वायर का दोनों, वो रिजल्टेंट 0 दे देगा। तो अब एक साइड 0 हो जा रहा है, एक साइड 0 हो जा रहा है, तो उसको मैं एक और रेडिएशन पैटर्न डायग्राम से समझाने की कोशिश की हूँ। देखिएगा ये जो फिगर ऑफ इनफाइनाइट देख रहे हैं हमारा, ये लूप का होता है ना, ओरिजेंटल प्लेन में जो पैटर्न बनता है, मतलब ये थीटा है हमारा 0 डिग्री इधर इस तरफ, और इधर थीटा 180 डिग्री है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 0 डिग्री पे मैक्सिमम मिला, और ये वायर का होता है ना। तो उतना मैक्सिमम जो बना है लूप का केस में, जो मैक्सिमम बना है वायर का भी उतना ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो होता है वी एम कास और साइन ओमेगा टी प्लस 90, है ना, ये लूप का होता है, ये लूप वाला। तो ये जो आउटपुट जो आया था इसको 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग से, फेज शिफ्टिंग नेटवर्क पीएसएन बोल सकते हैं, फेज शिफ्टिंग नेटवर्क से हम लोग 90 डिग्री इसको और ऐड कर देते हैं। और ये जो है ये वायर का है, ये जो वायर का है ये जो है ये मैं ये वाली, सॉरी, ये इक्वल टू नेट लिख रहा था, ये वाली, ये आपका वायर का हो जाएगा, दिस इज ड्यू टू वायर, ये वायर हो गया, ठीक है। तो ये वायर हो गया, ये वाला सेकंड टर्म, और ये वाला जो यहाँ तक साइन, ये था आपका लूप हो गया, और ये फेज शिफ्टिंग नेटवर्क। तो लूप का जो आउटपुट है फेज शिफ्टिंग नेटवर्क में डालते हैं, 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है ना, और उसको फिर कंबाइन कर देते हैं आपका वायर का जो आउटपुट है ईएमएफ जो मिल रहा है उससे। तो यहाँ देखिएगा अगर इधर से आ रही होगी, ट्रांसमीटर मेरा इस तरफ है ना, तो यहाँ पे कास 180 करूंगा, है ना, तो ये आपका ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, ये माइनस हो जाएगा 1, -1 यहाँ हुआ, तो ये आपका, तो ये 2 EM साइन ओमेगा टी, मतलब इधर मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो देखिएगा यहाँ पे जो है पहले हमको जो फिगर ऑफ इनफाइनाइट मिला था लूप में, अब हमको ये कार्डियाइड शेप मिलता है ऐसा। अब अगर लूप को आप घुमाओगे, है ना, तो जैसे इधर ट्रांसमीटर मेरा इधर है, तो इधर मैक्सिमम मिलेगा, तो ये जो मिल रहा था उससे डबल मिलेगा अपने को ऐसा। तो ये चीज 2 टाइम्स लिखा है इसी को। और इधर अगर उसको पूरा वर्टिकली अब घुमाता हूं मैं, लूप को घुमाना ही है अभी भी, लेकिन 0 डिग्री पे जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे क्या है, कास 0 रखूंगा
तो ये फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, और इधर Vm साइन ओमेगा, तो इधर जीरो आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू जो मुझे मिल रहा था मैक्सिमम, वो यहाँ पे जीरो हो गया, ये देखिएगा जीरो हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन का है मिनिमाइज कर दिया अपन ने, मतलब जिधर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है उसको मिनिमाइज कर दिया। तो इस तरीके से सेंस डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग, सेंस डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सेंस डिटर्मिनेशन के लिए एक लूप लेते हैं, है ना, एक वायर लेते हैं, और इस लूप का जो आउटपुट होता है उसको फेज शिफ्टिंग नेटवर्क से पास करते हैं। फेज शिफ्टिंग नेटवर्क, PSN, फेज शिफ्टिंग नेटवर्क कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री से। तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो हमको ऐसा मिलेगा। इसका ये जो आउटपुट है आपका जो लूप और फेज शिफ्टिंग नेटवर्क का, और वायर का जो आउटपुट है वो हम इतना रखते हैं, ठीक है, सॉरी ये Vm साइन ओमेगा टी, ये वाला ऐसा रखते हैं, ठीक है, Vm साइन ओमेगा टी इतना रख लिया। फिर उसके बाद आप लूप को रोटेट करिए वर्टिकली अबाउट जेड एक्सिस, या यहाँ पे वाई लिखा है अबाउट जेड एक्सिस, इसको बोल सकते हैं, वर्टिकली उसको रोटेट करिए। तो अब जो है दो पोजीशन पे नहीं आएंगे। अगर हम एक वायर का आउटपुट और फेज शिफ्टिंग नेटवर्क से पास करने के बाद लूप का जो आउटपुट है कंबाइन करेंगे, उसके बाद जब लूप को रोटेट करेंगे तो जिधर से नहीं आ रही है उधर जीरो मिलेगा। तो हम यहाँ पे जीरो मिलेगा, ऐसा जीरो आउटपुट, और यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। ये अगर Vm यहाँ से यहाँ Vm EMF मिल रहा है मैक्सिमम, तो अपने को यहाँ पे 2 Vm मिलेगा ऐसा। तो जिधर मैक्सिमम मिल रहा है वही उसी तरफ से आ रही बोलेंगे। जैसे इस पोजीशन पे आया, लूप को ऐसे रखें यहाँ पर, है ना, इस तरफ लूप इस पोजीशन में आया, इधर ऐसे रोटेट किए, इस पोजीशन में आया, तो हम बोलेंगे इधर से आ रही है कर, ठीक है। और इधर जो है दूसरे तरफ जीरो आ जाएगा, तो उधर से नहीं आ रही बोलेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, सेंस भी डिटरमाइन हो गया। तो इसको बोलते हैं सेंस डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेंस डिटर्मिनेशन। तो जो फिगर ऑफ इनफाइनाइट होता है, फिगर ऑफ इनफाइनाइट जो होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ये वाला कार्डाइड, कार्डाइड में कन्वर्ट हो जाता है वायर के साथ वो मिक्स करने से, वायर के ईएमएफ को मिक्स करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से नहीं आ रही है, इधर से आ रही है ऐसा। तो ये सेंस भी डिटरमाइन हो गया, इसको बोलते हैं सेंस। तो एक एंटीना उसको और चाहिए, सिंगल लूप नहीं कर सकता, एक वायर एंटीना, है ना, चाहिए जो मैक्सिमम लूप जितना मैक्सिमम जनरेट करता है उतना मैक्सिमम वायर जनरेट करे, ऐसा हम लोग सेटअप करते हैं। नहीं कम हो रहा तो एम्पलीफायर एम्पलीफायर लगा के हम लोग कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये हुआ सेंस डिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कोई ना कोई एक रहेगा। डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन कैसे करते हैं लूप से वो, या सेंस डिटर्मिनेशन। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेज। उसका लूप का डिसएडवांटेज क्या है? लूप को जनरली लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन के लिए। लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है डायरेक्शन फाइंडर, है ना, रिसीवर, एज ए रिसीवर। हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं करते हैं 2 to 30 मेगाहर्ट्ज। ये जो होता है इस रेंज में हम लोग आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन करते हैं, स्काई वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे 3 मोड ऑफ प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन, है ना। तो आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन, जो आयनोस्फीयर की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब यहाँ ये जैसे ग्राउंड है तो आयनोस्फीयर ऊपर लेयर होता है, ट्रांसमीटर यहाँ हम लोग ऐसे रखते हैं एंटीना, तो ये ऐसे टारगेट पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है, रिसीवर यहाँ रहता है ऐसा। तो ये आयनोस्फीयर रहता है, अलग अलग लेयर होती हैं आपके यहाँ पे, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ प्रोपोगेशन है एक्चुअल में रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, तो ये जनरली 2 to 30 मेगाहर्ट्ज में होता है। लेकिन क्या है, मैंने यही बोला कि 2 to 30 मेगाहर्ट्ज करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में है, मतलब इस रेंज में नहीं करेंगे डायरेक्शन फाइंडिंग। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग नाइट, रात में क्या है कि जो आयनोस्फीयर से जो वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, है ना, ये जो रिफ्लेक्ट होके जो आ रही है,
तो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाता है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी मिलने लगता है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो लूप है उसको जब आप घुमाओगे तो यहाँ जो E2 जनरेट हो रहा था, E1, यहाँ पे भी E3 भी जनरेट होगा और E4 भी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्स कंपोनेंट मिलेगा, है ना, एक्स कंपोनेंट मिलेगा, वो यहाँ और यहाँ भी वो जनरेट करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। तो ओवरऑल जैसे आप घुमाए हैं उसको तो जीरो नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट जीरो ईएमएफ रिजल्टेंट तीनों का, है ना। तो आप बता नहीं पाएंगे कि किधर से आ रही करके। कंट्रास्ट जरूरी है, जीरो आए और मैक्सिमम आए, ऐसा। तो जीरो मैक्सिमम जो आ रहा है उस डायरेक्शन से आ रही है, अपन ऐसा बोलते हैं। या जीरो तरफ से भी उसको जैसे कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क वगैरह कर दिया तो मतलब दो एंगल पे मैक्सिमम, दो एंगल पे मिनिमम आएगा, कंट्रास्ट रहेगा, तो आप जज कर सकते हैं। लेकिन रात में नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलना शुरू हो जाता है, ये आयनोस्फीयर की प्रॉपर्टी होती है ना, वो पोलराइजेशन को चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पोलराइजेशन है उसको चेंज कर देता है। तो उसी को नाइट इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, उसी को नाइट इफेक्ट बोलते हैं। नाइट इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको मिलता है ई का, और उसके कारण जो है ईएमएफ है वो हमारा रिजल्टेंट जीरो नहीं होता किसी भी पोजीशन पे। जब लूप को वर्टिकली घुमाएंगे तो हमारा नेट ईएमएफ जीरो नहीं होता, मतलब सारे पोजीशंस पे कुछ ना कुछ ईएमएफ मिलेगा, कंट्रास्ट नहीं मिलेगा और हम जज नहीं कर पाएंगे कहाँ पे जीरो हो रहा है, और उसके कारण हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमारा डायरेक्शन क्या है, ट्रांसमीटर का डायरेक्शन क्या है, वो नहीं बता पाएंगे हमें। ठीक है, तो ये चीज रहता है। डायरेक्ट भी अगर आप कर रहे हो तो भी दिक्कत होता है। तो 2 to 30 मेगाहर्ट्ज में तो खैर करना ही नहीं है, क्योंकि वो आयनोस्फेरिक मोड के लिए होता है और आयनोस्फेरिक मोड में नहीं करते हैं इसको। ठीक है, आयनोस्फेरिक वगैरह के लिए देख आपको बताया था जो करते हैं हम लोग, आपका रोम्बिक एंटीना बताया था ना, क्योंकि स्मॉल वर्टिकल एंगल में फायर बीटा जो है वो कर सकता है। तो आप जो है आयनोस्फेरिक रीजन में जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर को टारगेट कर सकते हो उसको। ठीक है, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पुअर होता है स्मॉल लूप, तो इसीलिए उसको ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करते हैं, रिसीविंग के लिए यूज करते हैं। और मैंने बताया था जैसे स्पूरियस इंड्यूस्ड वोल्टेजेस आर प्रोड्यूस्ड इफ नियर बाय लूप वायर्स एंड कंडक्टर्स आर प्रेजेंट। वही जो नाइस वोल्टेजेस वगैरह है वो जनरेट होंगे अगर आसपास कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, रॉड वगैरह है ना, और लूप फॉर्म में कुछ और है पड़ा हुआ है, कॉइल वाइल, तो वो सब आपका नाइस वोल्टेज जनरेट करेगा। तो वो भी फ्रैक्शन ऑफ मिली वोल्ट रहेगा, और ये भी आपका मिली वोल्ट की रेंज में मिल रहा है। तो 1-2 वोल्ट मिलता है तो चलिए ठीक है, माइक्रो वोल्ट मिली वोल्ट में मिलता है तो आप उस कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। तो ऑलरेडी उसी के जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है लूप में, उसी लेवल का आपका नाइस जनरेट हो रहा है, तो मुश्किल होगा फिर आपको जज करना कि लूप कितना जनरेट कर रहा है और नाइस कितना है उसमें। ठीक है, तो ये जो है डिसएडवांटेज है लूप का, स्मॉल वोल्टेजेस जो है जनरेट होता है। और नाइट इफेक्ट होता है इसमें। नाइट इफेक्ट मतलब ड्यूरिंग नाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जिसके कारण जीरो ईएमएफ नहीं मिलता अगर आप लूप को घुमाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आर्म जो है, हॉरिजॉन्टल आर्म जो है लूप का, वो भी जनरेट करने लगता है। हॉरिजॉन्टल आर्म जो है वो भी जनरेट करेगा, ये भी ईएमएफ जनरेट करेगा अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल आर्म। ठीक है, तो उसी को हम लोग नाइट एरर बोलते हैं। ये नाइट एरर अलग से मैं डिस्कस किया हूँ। नाइट एरर, a loop antenna will give current bearing only when the passing electromagnetic wave are vertically polarized। वही बताया, vertically polarized है ना, vertically polarized है तो ऐसे रेक्टेंगुलर लूप यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा वर्टिकली पोलराइज है तो ये वर्टिकल आर्म में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। एट नाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब इसमें रात को ड्यूरिंग नाइट, है ना, रात में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी मिलेगा हमको, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलने से यू विल नॉट गेट जीरो वोल्टेज व्हेन लूप इज रोटेटेड। ठीक है, जो मैं बोल रहा था, बिकॉज नाउ द हॉरिजॉन्टल आर्म विल जनरेट ईएमएफ ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे भी जनरेट होगा, यहाँ पे भी एक E3 और E4 जनरेट होगा
एंड दिस टू विल बी डिफरेंट, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो है मेरा ईएमएफ है, इसको घुमाऊं मैं ऐसा, इसको रोटेट करूं, है ना, इसको रोटेट करूं, तो भी किसी भी पोजीशन के लिए ईएमएफ विल नॉट बी जीरो, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स डायरेक्शन में बी फाउंड, तो वो हम जज नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन आ रही है वो इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये जो नाइट एरर है वो एक और एंटीना होता है, एडकॉक, जनरल एग्जाम में आता नहीं है लेकिन वो कंपैरिजन में आ सकता है, लूप एंटीना का क्वेश्चन आया है, तो एडकॉक एंटीना में नाइट एरर को कैसे रिमूव करते हैं। तो ये एडकॉक एंटीना में नाइट एरर जो होता है, मतलब बेसिकली वो जो ओरिजेंटल कंपोनेंट आता है उसको मिनिमाइज करता है, और उसको ऐसा बनाते हैं कि जो ओरिजेंटल कंपोनेंट, ओरिजेंटल आर्म अगर है भी तो वो कैंसिल कर दे करके, ठीक है। तो ये नाइट एरर होता है, और एडकॉक एंटीना कैसे उसको रिमूव करता है, ठीक है, नाइट एरर। लूप का जो साइलेंट फीचर है वो देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे कि एक बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो रेडिएशन एफिशिएंसी है ना, रेडिएशन जो एफिशिएंसी है वो आपका पुअर होता है स्मॉल लूप का, क्योंकि डायमेंशनल रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं एज ए रिसीवर लोअर फ्रीक्वेंसी साइड पर। हायर फ्रीक्वेंसी साइड में क्योंकि डायमेंशनल रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगा, तो आपका सर्कमफिरेंस है अबाउट वेवलेंथ बन जाता है, तो उस केस में ट्रांसमीटर की तरह आप उसको यूज कर सकते हो, इसलिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर की तरह यूज कर सकते हो। और बाकी केसेस में आप जो है रेडियो रिसीवर्स, एयरक्राफ्ट रिसीवर, डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन के लिए अपन यूज कर सकते हैं। इसकी डायरेक्टिविटी ठीक ठाक होती है, ठीक है। ये सब जो है, और ये पूरा जो है ये पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज में आप उसको यूज कर सकते हैं। लोअर साइड में आप रिसीवर की तरह, और हायर फ्रीक्वेंसी साइड में आपका ट्रांसमीटर की तरह, ठीक है। न्यूमेरिकल केस है, एक ट्रांसमिटिंग लूप का भी बन जाता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस और डायरेक्टिविटी और उसका पैटर्न क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला हमको याद करना है, उसकी पूरी थ्योरी मत पढ़िएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो फील्ड जनरेट होता है वो बेसल फंक्शन के फॉर्म में वैल्यूज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को। तो ये एक डायग्राम है, एक लूप है ये, जो कि एज ए ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं इसको, है ना। और ये इसका जो प्लेन है ये जेड एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन, इसका ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया लूप का। ये कोई पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट पी है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं ऐसा, इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए गिवन करंट। हम जो अप्लाई करते हैं आई एम cos ओमेगा टी, ऐसे जो करंट अप्लाई करेंगे, या आई एम टू द पावर j ओमेगा टी अप्लाई किया इसको करंट, तो कितना रेडिएशन फार फील्ड वैल्यू मिलेगा यहाँ पे E और H। तो H जो है E डिवाइडेड बाई ईटा होगा, या E जो है ईटा टाइम्स H होता है ना, इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस जो 377 ओम होता है, तो E निकल गया तो H आप निकाल सकते हैं। ये जो थीटा जो एंगल होता है ना, ये जो 90 डिग्री प्लेन है लूप का, उससे एंगल जेड एक्सिस का ऐसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में E जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल में आता है व्हाट विल बी द पैटर्न, तो इसको लिखना है आपको फॉर्मूला को, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड का पाई कंपोनेंट हमको मिलता है ना, उसमें इसकी वैल्यू होगी 60 पाई बीटा, दिस इज द रिटार्डेड वैल्यू ऑफ करंट, रिटार्डेड करंट की वैल्यू ए J1 बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये J जो है बेसल फंक्शन है पूरा, बेसल फंक्शन जो है बीटा 2 पाई बाई लैम्डा होता है, बीटा ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ लूप, है ना। ए जो है हम लोग रेडियस ऑफ लूप लिए हैं यहाँ पे, तो ए रेडियस बोल सकते हो, और डायमीटर अगर बोला जाए तो ये 2a रहेगा, डायमीटर 2a लूप का, सर्कुलर लूप। ट्रांसमिटिंग केस में जनरली सर्कुलर लूप लेते हैं, और रिसीविंग वाले केस में ज्यादातर रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 60 पाई बीटा रिटार्डेड करंट वैल्यू ए J1 बीटा ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा आर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका पीक वैल्यू आएगा, है ना। तो आप मैक्सिमम जब निकालेंगे तो इसकी आप पीक वैल्यू करंट का यहाँ रख के निकाल सकते हैं। ये जो रेडिएशन रेजिस्टेंस बनाता है 3720 ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ लूप, है ना, याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूला को अपने को याद रखना है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस लूप का कितना होता है, लूप एंटीना, ये जो लूप है एज ए ट्रांसमीटर, जब ट्रांसमिट कर रहे हैं इसको
उस केस में हम निकाल रहे हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3720 ओम, है ना। तो सेम लूप को रिसीविंग करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि वेदर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग, है ना, ये सब चेंज नहीं होता, पैटर्न और ये सब चेंज नहीं होता है, डायरेक्टिविटी क्वांटिटी चेंज नहीं होता। तो इसमें दो लूप है बताया गया है। अगर स्मॉल लूप है तो ये 2 पाई ए सर्कमफेरेंस, इसको कंपेयर कर रहे हैं वेवलेंथ से, है ना। तो इफ 2 पाई ए इज लेस देन लेम्डा बाई 3, सर या बोल सकते हो सर्कमफेरेंस और लेम्डा का रेशियो लेस देन 1/3 है, तो इसको स्मॉल लूप बोलेंगे। तो ये हमारा जो है सार डायपोल की तरह काम करता है। इसकी डायरेक्टिविटी 1.53/2 होती है। सार डायपोल एंटीना की भी होती है ना, जिसका लेंथ है लेम्डा बाई 2 से स्मॉल हो, एल इज लेस देन लेम्डा बाई 2, तो उसको हम लोग स्मॉल लूप बोलते हैं, ठीक है। और अगर लार्ज लूप हो तो ये न्यूमेरिकल आएगा, तो चेक करना पड़ेगा अपने को कि स्मॉल लूप का केस मिल रहा है, मतलब 2 पाई ए डिवाइडेड बाई लेम्डा, ये रेशियो निकालना पड़ेगा, वेदर यू आर गेटिंग इज लेस देन 1/3 और वेदर यू आर गेटिंग इट्स ग्रेटर देन 5, ठीक है। उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो फॉर लार्ज लूप जो है आपका C इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस जो है 2 पाई ए डिवाइडेड बाई लेम्डा, इट शुड बी ग्रेटर देन 5। अगर आपको मिल रहा है 5 से ज्यादा मिल रहा है तो उस केस में डायरेक्टिविटी 4.25 ए डिवाइडेड बाई लेम्डा होता है, 4.25 ए डिवाइडेड बाई लेम्डा होता है, ठीक है। याद रखना है, इसको फार्मूला को याद रखना है। क्या है, दो फार्मूला है यहाँ पे। स्मॉल लूप अगर है, इफ सर्कमफेरेंस वेवलेंथ के कंपैरिजन में इट इज लेस देन 1/3 तो 1.5 रहेगा, फिक्स रहेगा। और इफ circumference upon wavelength ratio is greater than 5, then it will be 4.25 a divided by lambda, and this will be the value of field at particular point। इस particular point पे कितना होगा, at a distance of r, यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है, r डिस्टेंस पे इतना होगा, ये याद रखना आपको। रेडिएशन फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता है, तो ये नीचे आएगा r टर्म, याद रखना है। अब इससे रिलेटेड ट्रांसमिटिंग केस में भी एक आता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये रिपीट होता है, इसका डायमीटर वगैरह चेंज हो सकता है। तो डायमीटर 2 लैम्डा है, उस केस में पूछा गया है। तो अ सर्कुलर लूप एंटीना विथ यूनिफॉर्म इन फेज करंट हैज ए डायमीटर d, तो डायमीटर d है। व्हाट इज ए पार्ट पूछ रहा है, फार फील्ड पैटर्न, है ना, फील्ड वैल्यू क्या होगी, रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगी, और डायरेक्टिविटी क्या होगी व्हेन डायमीटर इज 2 लैम्डा। डायमीटर इज 2 लैम्डा मींस व्हाट, रेडियस इज लैम्डा, है ना, रेडियस ए जो है वो लैम्डा है। तो एक आंसर हो जाएगा व्हाट विल बी द रेडिएशन पैटर्न जो बताया था, ई पाई इज इक्वल टू, ये पूरा जो है 60 पाई बीटा आई की रिटार्डेड वैल्यू ए J1 जो है बेसल फंक्शन फॉर्म में है फर्स्ट ऑर्डर का, बीटा ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा आर। मतलब अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे आपका ये J1 0 ऐसा है, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो आएगा यहाँ पे वैल्यू इस तरह से, ठीक है। और 90 डिग्री है तो बीटा ए साइन थीटा इज 1 आ जाएगा, तो J1 बेसल फंक्शन का बीटा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो 2 पाई ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू होगा वो लिखते जाएंगे ऐसा। तो ये पैटर्न हो गया, फील्ड वैल्यू हो गया, और रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 3720 ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना, 3720 ए डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ए इज लैम्डा है हमारा, तो 3720 आएगा। तो बी पार्ट का आ जाएगा 3720 ओम, इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस रहेगा। अब लार्ज लूप है कि स्मॉल लूप है हम चेक करेंगे, है ना। ए मेरा लैम्डा दिया है, तो दिस विल बी 2 पाई, 2 पाई 6.28 हो जाएगा, मतलब इट्स ग्रेटर देन 5, ये वाला केस मिलेगा हमको, स्मॉल लूप का केस नहीं मिलेगा। तो फॉर लार्ज लूप डायरेक्टिविटी इज 4.25 ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। तो ए इज लैम्डा है, तो लैम्डा लैम्डा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्टिविटी 4.25 मिलेगा हमको, ठीक है। स्टार डायपोल का 1.5 मिलता है 1.5, बट यहाँ पे इस जो लूप का अगर डायमेंशन 2 लैम्डा है तो हमें मतलब डायमीटर अगर 2 लैम्डा है तो हमें 4.25 की डायरेक्टिविटी मिलेगी उस केस में, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है पहले भी। तो इसमें अगर ये रहा ट्रांसमिटिंग केस में रेडिएशन रेजिस्टेंस फार फील्ड पैटर्न अगर आया, रिसीविंग केस में ईएमएफ निकालना आएगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और अगर ट्रांसमिटिंग हो तो पैटर्न, रेडिएशन रेजिस्टेंस और डायरेक्टिविटी, तो ये दोनों का अपन ने देख लिया एक एक न्यूमेरिकल।
तो इंपॉर्टेंट है, याद कुछ भी आ सकता है। ट्रांसमिटिंग रिसीविंग, रिसीविंग केस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स तो ट्रांसमिटिंग केस में भी ये भी पूछा गया है 7 मार्क का, PSV2 में आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दे दिया है यहाँ पे। तो आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, फॉर्मूला सब याद रखना है आपको। ये जो है फॉर लार्ज लूप 4.25 a डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, अगर ये लेस देन 1/3 आता तो डायरेक्टिविटी मेरा सिंपल 3/2 दैट इज 1.5 लिख देता मैं सीधा। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा आपको, वेदर इट इज लार्ज लूप केस और वेदर इट इज ए स्मॉल लूप केस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप एंटीना। फटाक से 5 मिनट और लेता हूँ। एडकॉक एंटीना ज्यादा देने लूंगा, इसमें सिर्फ थ्योरी है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। तो एडकॉक एंटीना जो है इट इज फ्री फ्रॉम पोलराइजेशन एरर। पोलराइजेशन एरर मतलब नाइट एरर जो होता है लूप में उससे फ्री होता है। रात में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड इलेक्ट्रो फील्ड मिलने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो उसके कारण डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन नहीं होता। लेकिन एडकॉक में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं दिस एंटीना इज फ्री फ्रॉम पोलराइजेशन एरर। तो नाइट डायरेक्शन फाइंडिंग इससे बहुत अच्छा होगा, मतलब एक्यूरेसी इसकी अच्छी रहेगी एडकॉक एंटीना जब आप कंपेयर करोगे इससे लूप से, क्योंकि दिन और रात दोनों परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लूप का रात को गड़बड़ाएगा परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें नाइट एरर होता है। ठीक है, एडकॉक में नहीं होता। तो कैसे, क्यों नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं, 2 वर्टिकल एंटीनास spaced a small distance apart are crossed over at their center to form an edge shape। ये देखिएगा एक वायर है, ये देखिएगा एक वायर है, उसको इस तरह से उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया एक ऐसा। ठीक है, और एक वायर है इसको और दूसरा वायर को इस तरह से ऐसा, तो एच शेप दे दिए हैं उसको, सेंटर पे घुमा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस्ड ओवर, उसको क्रॉस्ड ओवर कर दिए। तो इसमें क्या होता है, जो लूप में जो वर्टिकल आर्म का जो रोल था वो एज इट इज यहाँ पे भी रहेगा, ये वर्टिकल आर्म। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म में जो यहाँ पे E3 जनरेट हो जा रहा था रात को और यहाँ पे E4 जनरेट हो जा रहा था, अपार्ट फ्रॉम E1 और E2, इसको हम E1 ले रहे थे, इसको E2 ले रहे थे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे E3 जनरेट करेगा एक में, दूसरे को E4 जनरेट किया, तो ये क्या दोनों इक्वल होते हैं, तो एक इधर रहेगा और दूसरा इधर रहेगा ऐसा, तो ये कैंसिल होके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे 0 देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप उसको रोटेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर इधर से आ भी रही है ना, दिन में तो बताएगा ही दिन में कोई दिक्कत, लेकिन रात को भी अगर, जैसे रात को भी अगर आ जा रही है आयनोस्फीयर से जिसमें कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 0 आएगा। तो दिन हो या रात, ट्रांसमीटर जिस डायरेक्शन में भी होगा वो एग्जैक्ट जो है आपको लोकेशन बता देगा, उधर ही मैक्सिमम आएगा जिधर आपका ट्रांसमीटर है ना। फ्रेम उसके पैरेलल में जैसे ही आएगा जो है, मतलब उसका प्लेन जो एंटीना का उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल में जैसे ही आया, मैक्सिमम आपको वैल्यू ईएमएफ जनरेट होगा। तो आप समझ जाएंगे मैक्सिमम आ रहा है मतलब वो इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये एडकॉक एंटीना में जो है पोलराइजेशन एरर है वो नहीं होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ईएमएफ है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर अच्छा करना है उसकी एक्यूरेसी, तो एक मेटालिक शील्ड लगाते हैं, ऐसा एक सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर लगाते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा होगा उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। और दिक्कत नहीं है, जो अगर वर्टिकल पार्ट है तो हॉरिजॉन्टल में कोई ईएमएफ करता नहीं है, वो वर्टिकल आर्म में ही इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इट इज कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम पोलराइजेशन एरर यू कैन से। तो एडकॉक एंटीना का एडवांटेज है डायरेक्शन फाइंडिंग बेटर करेगा वो, किससे, लूप से, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम पोलराइजेशन एरर। ये कंस्ट्रक्शन दिया है, ये देखिए इस तरह से सिलेंडर है, बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको सिलेंडर से कवर कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये जो सिलेंडर है वो अब्सॉर्ब कर लेता है ना, अब्सॉर्ब कर लेता है। अब
कंपेरिजन है वो आ सकता है, जैसे लूप एंटीना, डिस्कस लूप एंटीना से डायरेक्शन फाइंडर एंड कंपेयर इट विद एडकॉक एंटीना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। बस यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, फिर नेक्स्ट एंटीना जो है यागी-उड़ा एंटीना है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो कंपेरिजन बिटवीन लूप एंड एडकॉक एंटीना, ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन लूप एंड एडकॉक एंटीना। तो देखिए, लूप डीएफ स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन फाइंडर, तो लूप डायरेक्शन फाइंडर इज प्राइमरली सुटेबल एट लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, है ना। सुटेबल फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, ये हायर फ्रीक्वेंसी पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी पे इसको नहीं करते यूज, हायर फ्रीक्वेंसी पे जो है वो आयनोस्फीयर से टकरा के ज्यादा आती है, और वो जो 2 to 30 जो मेगाहर्ट्ज है, 2 to 30 मेगाहर्ट्ज है, उसमें आयनोस्फीयर से टकरा के आती ही आती है, बाकी जो एस्केप हो जाता है तो उसका इशू नहीं है। दूसरा अगर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, ऐसा नहीं रहता। 2 to 30 मेगाहर्ट्ज में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा मिलता है, तो इसलिए जो है लोअर फ्रीक्वेंसी पे है सुटेबल, मतलब लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज बोल सकते हो, तब ठीक है। इस रेंज में है तब तो दिक्कत ही है, लेकिन इसमें इस रेंज में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हाँ, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें आएगा तो वो सब ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। लूप डायरेक्शन फाइंडर सफर फ्रॉम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एरर। वर्टिकल जो है, मतलब वर्टिकल आर्म में भी कई बार क्या होता है कि शीटर 0 डिग्री और 180 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा बोला, है ना, और 90 डिग्री और 270 पे जो है इक्वल ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस वर्टिकल आर्म में जो पहुंचेगा रे, उसमें पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उसके कारण इक्वल ईएमएफ बट अपोजिट रहेगा, है ना। E1 माइनस E2 ऐसे रहता है, तो दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है तो अनबैलेंस्ड रहता है, एक साइड का वर्टिकल आर्म, दूसरे साइड, दो वर्टिकल आर्म होते हैं तो अनबैलेंस रहता है उसमें भी, एक साइड का कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा, दूसरे साइड का कम रहता है, तो भी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे थोड़ा बहुत वोल्टेज मिलता ही है ना। तो वो कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होता, एक साइड में मिलेगा एक साइड में नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट कैंसल होना चाहिए, नहीं होगा, तो उसी को हम लोग वर्टिकल एरर बोलते हैं। लेकिन ये कम होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एरर ज्यादा होता है, वर्टिकल एरर कम होता है ना। तो ये एडकॉक में दोनों को हम मिनिमाइज करते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, है ना। वर्टिकल एरर और हॉरिजॉन्टल एरर, हॉरिजॉन्टल एरर मतलब वो पोलराइजेशन एरर जो बोल रहे हैं, वर्टिकल एरर मतलब वर्टिकल आर्म में भी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद भी 90 डिग्री और 270 पे कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होता एंगल पे, क्यों? क्योंकि अनबैलेंस क्रिएट होता है दोनों आर्म में, ठीक है। तो ये हो गया, स्मॉल एंड मोर नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी यूज इन लूप एंटीना, क्योंकि ईएमएफ का जो स्ट्रेंथ है बहुत कम होता है, माइक्रोवोल्ट बोल सकते हो रेंज में, क्यों माइक्रोवोल्ट, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन एडकॉक एंटीना में ये पॉसिबल नहीं होता, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने में दिक्कत जाती है। तो इंड्यूस वोल्टेज विल बी मोर इन कंपेरिजन टू एडकॉक एंटीना, तो इंड्यूस वोल्टेज लूप में ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा देते हैं। इंड्यूस वोल्टेज इन एंटीना जो एडकॉक है वो लेस, विल बी लेस एज कंपेयर टू लूप, लूप, है ना, याद रखिएगा। लेकिन डायरेक्शन फाइंडिंग अच्छा रहेगा, उसका कंट्रास्ट मिलेगा आपको रात को भी। इसमें क्या है कि लूप डायरेक्शन फाइंडिंग हम करते हैं, स्मॉल लूप करते हैं, तो उसमें इंडक्टिव इंटरनल इंपीडेंस मिलता है, तो ट्यूनिंग के लिए हमको लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस लगाना पड़ता है। तो इसमें जो है ये आपको रेजोनेंट कंडीशन बनाने के लिए बताया था, रेजोनेंट कराना हो तो क्या करेंगे। एडकॉक जो है इंटरनल कैपेसिटिव इंपीडेंस मिलता है हमको, और उसको फिर ट्यून करने के लिए इंडक्टिव कॉइल आप लगाते हो। अब जहां भी इंडक्टिव लगाए, इंडक्टर लगाए, तो इंडक्टर का जो है फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर बोल सकते हो, तो थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा एडकॉक का थोड़ा बल्कि रहेगा, तो इंक्रीजेस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एडकॉक सिस्टम, एडकॉक सिस्टम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट बोला जाए, लूप में ये आसान होता है डायरेक्शन फाइंडर केस में एज कम्पेयर टू एडकॉक एंटीना, ठीक है। तो ये कंपेरिजन हो गया। ये अगर आता है टेल पार्ट में अलग से पूरा एक 7 मार्क का तो नहीं आएगा, कंपेयर लूप एंड एडकॉक, लूप का क्वेश्चन आएगा तो उसको कंपेयर करने बोला जा सकता है कि कंपेयर
loop and adcock as a direction finder. या adcock antenna how it removes पोलराइजेशन एरर, कंपेयर इट विथ लूप, ऐसे करके आ सकता है। तो है ना, पोलराइजेशन एरर कैसे रिमूव करता है, इसके जो क्रॉस्ड एच देने से हॉरिजॉन्टल आर्म में इक्वल ईएमएफ जनरेट होता है। हॉरिजॉन्टल में रात दिन कभी भी हो, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा तो वो कैंसिल हो जाता है, और अगर उसको सिलिंड्रिकल से मेटल से सील्ड भी कर दे तो वो सील्ड ही अब्सॉर्ब कर लेता है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ की बात ही नहीं होती, उसमें आर1 तक पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही अब्सॉर्ब कर लेगा। तो वो जो है पोलराइजेशन एरर इसमें एडकॉक में नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर हम लोग यागी उड़ा एंटीना, जिसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, बहुत सिंपल है बहुत। ठीक है, जो दूरदर्शन का एंटीना आप जो देखते थे, इस तरीके का जो दूरदर्शन एंटीना आप देखे होंगे, अभी अब इस जनरेशन के लोग पता नहीं, क्योंकि डिश टीवी का जो है कॉन्सेप्ट आ गया है, चलन आ गया है, तो ये पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो ये देखा हुआ है यागी उड़ा एंटीना। ठीक है, गाँव में आप हो सकता है दिखने मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये है यागी उड़ा एंटीना, वो देखेंगे हम लोग। ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो टीवी रिसीवर की तरह कॉमन यूज है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं।